नमस्कार, मेरा नाम है कल्पना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नेरी स्टडी में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। देखिए, इतिहास एक बहुत ही विस्तृत तथ्यों से भरी हुई विषय है, तो इसमें आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। और उसमें भी क्या होता है कि उन तथ्यों को अगर आप चीज़ों से जोड़ कर पढ़ेंगे तो फ़ायदा दुगना होगा और याद भी बहुत ज़्यादा नहीं करना होगा। तो कई बार जैसे किसी अभिलेख का नाम आता है तो उससे जुड़ी हुई जितने भी तथ्य हैं उन्हें एक बार अपने दिमाग में रिपीट कर लें। क्या है कि इतिहास कई बार हमें थोड़ा धोखा दे जाता है तथ्यों के मामले में, क्योंकि इसमें संदेह की स्थिति बहुत ही ज़्यादा है। तो आप निरंतर प्रयास करते रहें और मेहनत करते रहें। जब आप मेहनत करेंगे ना तो फिर सारी चीज़ें आपको सरल लगने लगेंगी और सारे विषय आपके लिए आसान हो जाएंगे। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जिन लोगों को इतिहास से डर लगता है ना, उन्हें इतिहास इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा कि उन्हें राजा उनकी उंगलियों पर याद होंगे कि किस वंश के कितने राजा हुए और उनके काल में क्या क्या परिस्थितियाँ थीं, ये सभी आपको याद हो जाएंगे। पर आप कब? जब आप उन्हें ढंग से पढ़ेंगे, बार बार उन चीज़ों को सोचेंगे और उनके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उन पे ध्यान देंगे। ये सब मेहनत का ही करने के बाद, आप मेहनत का ही जब फल होता है ना, जब हमारे सामने आता है, तब हम इतना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि जब पेपर में 10 प्रश्न हमारे पढ़े हुए अचानक से हमारे सामने आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे वाह, हमने तो बहुत मेहनत की थी, हमारे सामने तो सब हमारा पढ़ा हुआ आ रहा है। तो ये मेहनत करने से ही होता है। जो समय आप जी रहे हैं ये आपका वर्तमान समय है और इसमें यदि आपने मेहनत कर ली तो आने वाले समय में परिणाम आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में दिखाई देंगे। इसलिए नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। कल हमने जिस विषय पर हमने कल चर्चा की थी वो था सातवाहन वंश, और उसमें भी हमने पढ़ा था किन्हें? सिमुक के बारे में हमने पढ़ा था, शातकर्णी प्रथम को पढ़ा था, उसके अलावा शातकर्णी द्वितीय, हाल और गौतमीपुत्र शातकर्णी, इन राजाओं के बारे में कल हमने पढ़ा था। इसके साथ साथ पिछले कुछ वीडियो में मैंने मगध साम्राज्य को पूरा पढ़ाया, और जिसमें मैंने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इसके साथ साथ मौर्य साम्राज्य जो कि अति विस्तृत है उसे पढ़ाया, और फिर उसके बाद शुंग वंश पढ़ाया, कण्व वंश पढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें आप पीछे से रिवीजन करते भी चलिए और नई वीडियोस को देखते भी चलिए, नोट्स बनाते चलिए, ताकि आप जो पढ़ चुके हैं उन्हें भूलें नहीं। तो आज बात करते हैं सातवाहन वंश की। इसमें जो 2 महत्वपूर्ण राजा और रह गए हैं उन पर भी हम आज चर्चा करेंगे। बात करते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की। तो 130 ईसा ईस्वी से ये राजा बना। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का शासनकाल 130 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अब ईसा काल समाप्त हो चुका है और हम ईस्वी में प्रवेश कर चुके हैं। कहते हैं कि इसने 24 वर्षों तक शासन किया और इसने आंध्र प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, इसीलिए इसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम आंध्र सम्राट। इसके सिक्के और शिलालेख हमें आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। राजधानी क्या थी? राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी, जिसे पैठान भी बोला जाता है। राजधानी प्रतिष्ठान, जिसे पैठान भी कहा जाता है, ये इनकी राजधानी थी। सातवाहन वंश के संपूर्ण राजाओं की राजधानी प्रतिष्ठान ही रही है, ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि पुलमावी ही दक्षिणापथ का वह स्वामी शातकर्णी है जिसका जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन ने 2-2 बार हराए जाने का उल्लेख किया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में एक शातकर्णी का उल्लेख है और कहा जाता है ये वही शातकर्णी है जिसे रुद्रदामन ने 2-2 बार हराया था। तो शायद ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली नहीं रहा होगा, तभी रुद्रदामन से 2-2 बार हारा, या रुद्रदामन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रहा होगा। कहते हैं कि रुद्रदामन ने इसके बाद, कहते हैं कि ये पुलमावी रुद्रदामन का जमाता था, अर्थात रुद्रदामन की पुत्री का पति था। रुद्रदामन की पुत्री के साथ पुलमावी का विवाह हुआ था और रुद्रदामन ने उसके बाद भी इसके क्षेत्र कोंकण और अनूप नर्मदा प्रदेश को अपने आधिपत्य में ले लिया। जमाता का भी क्षेत्र
रुद्रदामन ने अपने आधिपत्य में ले लिया। और कौन सा क्षेत्र? कोंकण और अनूप प्रदेश इसने ले लिया था। कहते हैं इसकी मृत्यु 155 ईस्वी के आसपास हुई होगी, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं यज्ञश्री सातकर्णी की। इनके बीच में कुछ राजा रहे थे। फिर यज्ञश्री सातकर्णी ये इस वंश का अंतिम शक्तिशाली नृपति था और 165 से 195 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसका शासनकाल 165 से 195 ईस्वी तक चला। इसका पता कहाँ से चला कि कृष्णा जिले के चिन्ना नामक स्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जहाँ से पता चला कि यज्ञश्री सातकर्णी ने सातवाहन वंश का जो था उसने शासन किया था। और इसके शिलालेख हमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से मिले हैं। किसके शिलालेख? यज्ञश्री सातकर्णी के शिलालेख हमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से मिले हैं। इसके सिक्कों के फैलाव से ज्ञात होता है कि इसका साम्राज्य विस्तृत था, जो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैला हुआ था। अंत में मैं सातवाहन साम्राज्य की कुछ स्थिति दिखाऊंगी आपको मैप पर कि कहाँ से कहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था और इसका प्रभुत्व स्पष्टतः समुद्र पर भी प्रतिष्ठित था कि समुद्र पर भी इनका प्रभाव दिखाई देता था। इसके सिक्कों पर जहाज के साथ साथ मछली और शंख की आकृति मिली है। इससे क्या पता चलता है कि इन लोगों के पास जहाज से व्यापार होने के प्रमाण भी मिलते हैं कि ये लोग जहाज़ों से व्यापार करते थे। और रोमन व्यापार तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था क्योंकि रोमन सिक्के इनके साम्राज्य में बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि ये रोमनों के साथ व्यापार करते थे। अब वो व्यापार कुछ कीमती लकड़ियों का था या मसालों का था, क्योंकि जो चीज़ें उस क्षेत्र में अधिकता के साथ पाई जाती थी उन्हीं का ये व्यापार करते थे। और फिर हो सकता है कि रोमन से कुछ चीज़ें लेते भी हों, परंतु रोमन सिक्के इतने अधिक मात्रा में मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि रोमन व्यापार बहुत ही ज़्यादा होता था। आगे देखते हैं तो पता चलता है कि यज्ञश्री के उत्तराधिकारी नाम मात्र के राजा थे। फिर इसके बाद जो राजा हुए वो सिर्फ नाम मात्र के राजा बने रहे, उनकी कोई शक्ति नहीं थी, ना ही उनका कोई वर्चस्व आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देता था। उनका राज्य छोटे छोटे राज्य क्षेत्रों में सीमित हो गया, क्योंकि जब एक राजा शक्तिशाली नहीं होता है तो लोग उसके क्षेत्र को हड़प लेते हैं। तो वही इनके साथ हुआ कि इनका क्षेत्र छोटे छोटे राज्य क्षेत्रों में सीमित हो गया और लोगों ने इनके साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। जब अभीरों ने महाराष्ट्र को अपने आधिपत्य में ले लिया और इक्ष्वाकुओं तथा पल्लवों ने पूर्वी प्रांतों पर अधिकार कर लिया, तब सातवाहन साम्राज्य का पतन हो गया। जब आसपास के रह रहे क्षेत्रों में लोगों ने देखा कि अब ये शक्तिशाली नहीं रह गए हैं, अब इन्हें हराना आसान है, तो उन्होंने इन सातवाहन के राजाओं को हराकर इनके क्षेत्र को अपने आधिपत्य में ले लिया। इस वंश का अंतिम शासक पुलमावी तृतीय था। आगे हम बात करेंगे इस सातवाहन जो वंश था उसकी व्यवस्था के बारे में। तो महाराष्ट्र में सातवाहन और दक्षिण में भारत में चोल, चेर तथा पांड्य के उद्भव से इस प्रदेश में महापाषाण, जब यहाँ इसका उद्भव हुआ तो इससे पहले यहाँ पर महापाषाण युगीन लोग रहते थे। और मौर्यों के पतन के बाद जब उत्तर भारत में उथल पुथल की स्थिति थी, तब दक्कन में, जहाँ आज वर्तमान में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर एक अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य उभर कर आया जिसे हम सातवाहन वंश के नाम से जानते थे। और इन्हें आंध्र भी कहा गया और कहते हैं ये बहुत प्राचीन थे, क्योंकि इनका वर्णन कहाँ मिला है हमें? ऐतरेय ब्राह्मण में इनका वर्णन हमें मिला है। ऐसे प्राचीन साम्राज्य के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इनका समाज कैसा था? तो कहते हैं कि इनके समाज में 4 वर्ण थे। कौन से 4 वर्ण? वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्योंकि यही तो 4 वर्ण कब से प्रसिद्ध हैं और चलते चले आ रहे हैं। तो ये 4 वर्ण यहाँ भी थे और इनकी पुनः स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा इन 4 जो इनके वर्ण थे इनकी पुनः स्थापना की गई थी। अब इसमें देखते हैं कि इनके जो वर्ग थे वो कौन कौन से थे।
तो ये 4 वर्ग थे। सर्वोच्च वर्ग में कौन आता था? महाभोज, महारथी और महासेनापति, जो जिलों अथवा राष्ट्रों के अधिपति थे, समाज के सर्वोच्च वर्ग के अधिकारी माने जाते थे। इसके बाद द्वितीय वर्ग में कौन आता था? द्वितीय वर्ग में आते थे अमात्य, महामात्र, भांडागारिक, नैगम, नैगम जिन्हें सौदागर कहते हैं, और यहाँ इनके लिए नैगम शब्द का प्रयोग हुआ है। शब्दों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है और उनका क्या अर्थ है उसे भी याद रखना है, क्योंकि कई बार सीधे सीधे शब्द देते हैं और आपसे उनका अर्थ पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहन साम्राज्य में नैगम किसे बोलते थे, तो आपके पास उत्तर होना चाहिए कि सौदागर को नैगम बोलते थे, क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ाया है आपको। तो नैगम सौदागर को कहते थे। सार्थवाह था, श्रेष्ठिक था, जिसे ये जो होते थे ये श्रेणी के प्रमुख होते थे। इसके अलावा देखें तो एक तीसरा वर्ग था, ये था वैद्य, लेखक, स्वर्णकार, गांधिक और हलाकीय का। तो तीसरे वर्ग में कौन कौन लोग आते थे? तो ये थे वैद्य, लेखक, स्वर्णकार और गांधिक। गांधिक पता है किन्हें कहते थे? जो इत्र बनाने वाले लोग होते थे उन्हें गांधिक कहते थे। और हलाकीय जो कृषक होता था उसे हलाकीय कहते थे। चौथा एक वर्ग था, इसमें आते थे माली, वर्धकी अर्थात बढ़ई, बढ़ई के लिए वर्धकी शब्द का प्रयोग हुआ है। और गांधिक का अर्थ क्या था? इत्र बनाने वाले। हालांकि ये शब्द का अर्थ था कृषक। ये शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। और दासक मतलब धीवर थे। ये 4 वर्ग थे, इसमें लोगों को बांटा गया था। और इसमें सर्वोच्च अधिकारी कौन थे या सर्वोच्च वर्ग में महाभोज, महारथी और महासेनापति आते थे। इसके बाद आगे देखते हैं कि कुल का मुख्य कुटुंबिन या गृहपति कहलाता था और उसकी सत्ता गृह में सर्वमान्य थी। जो कुल होता था उसका एक मुख्य व्यक्ति होता था जो कुटुंबिन या गृहपति कहलाता था, और कहते हैं कि उसकी सत्ता गृह में सर्वमान्य थी। जैसे कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा सत्ता किसकी चलती है? तो कहते हैं ना कि पिता की सत्ता, पितृसत्तात्मक परिवार में हम लोग रहते हैं। तो उसी तरीके से इनके यहाँ गृहपति की सत्ता सर्वमान्य मानी जाती थी। धर्म इनका उस समय कौन सा धर्म प्रचलित था और इन्होंने किस धर्म को अपनाया था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि सातवाहन वंश सभी धर्मों को समान मानते थे और सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करते थे, परंतु इनका स्वयं का धर्म ब्राह्मण था। कौन सा धर्म था? इनका स्वयं का धर्म ब्राह्मण था, परंतु इसके साथ साथ बौद्ध धर्मों को भी उन्नति इनके साम्राज्य में मिली है। इसके प्रमाण क्या मिलते हैं कि चैत्य ग्रह और दरी ग्रहों का निर्माण, इनसे पता चलता है कि जो बौद्ध धर्म था उसकी उन्नति पर भी इन्होंने ध्यान दिया। इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ, जिनका हमने बहुत ही पहले वर्णन किया था पुष्यमित्र शुंग के समय में, उसके बाद इन्होंने एक बार फिर से अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञों की प्रसिद्धि पर ध्यान दिया और मतलब इन यज्ञों को कराया भी, क्योंकि मैंने पीछे बताया ना कि किस राजा ने अश्वमेध यज्ञ कराया और राजसूय यज्ञ कराया। इसके बाद शिव और कृष्ण की पूजा लोकप्रिय बताई गई है। शैव उपासक थे और इसके साथ साथ कृष्ण उपासक ये लोग बताए गए हैं। विदेशी भी ब्राह्मण और बौद्ध धर्म में दीक्षित होते थे। पहली बात, विदेशों से मैत्री संबंध थे, विदेशों से व्यापार होता था। अब उसके साथ साथ जो विदेशी भारत में आते थे, इनके साम्राज्य में आते थे, सातवाहन वंश के साम्राज्य में आते थे, उन्होंने इनके धर्मों को अर्थात ब्राह्मण धर्मों को और बौद्ध धर्मों को अपनाया भी था। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कई पुस्तकों में। जो विदेशी भारत आए और जिन्होंने ब्राह्मण धर्म को अपनाया सातवाहन वंश में, उनके हिंदुओं जैसे नाम का वर्णन किया गया है। अब इनकी आर्थिक परिस्थितियां क्या थी उस समय, तो आर्थिक परिस्थितियों पर अब हम चर्चा करेंगे। आर्थिक जीवन का मुख्य आधार श्रेणियां थीं, क्योंकि मैंने बताया कि जो व्यापार था और जो व्यापारी थे उनको श्रेणियों में बांटा गया था। व्यावसायिक श्रेणियां क्या थीं? धात्विक,
धनविक एक ये व्यापारिक श्रेणी थी जो अन्न विक्रेता होते थे, उन्हें धनविक कहा जाता था। इसके अलावा कुम्हार तो आपको भी पता होगा, जो मिट्टी की चाक से बर्तन बनाता है, मिट्टी रख करके, उसको कुम्हार बोलते हैं। इसके अलावा जुलाहे जो कपड़े बुनते हैं उनको जुलाहा बोला जाता है। तिल पिसक शब्द से तात्पर्य है तेल निकालने वाले जो व्यक्ति होते थे उनको तिल पिसक कहा जाता था। और कासाकार, जो पांचवी श्रेणी थी वो थी कासाकार, कांसे के धातुकार, जो कांसे से बर्तन बनाते थे या अन्य चीज़ें जैसे मूर्तियां बनाते थे, उनको कासाकार कहा जाता था। आगे देखते हैं इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, और कि कपास का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता था आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कपास का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता था और विदेशों से व्यापार होता था। मैंने बताया था कि रोमन से व्यापार प्रचलित था और चरमोत्कर्ष पे होता था, तो विदेशों से व्यापार होता था जिसके लिए 3 बंदरगाह थे। भाई, विदेशियों से व्यापार समुद्र के रास्ते से होता था और 3 बंदरगाह प्रचलित थे, पश्चिमी तट के 3 बंदरगाह। इस चीज़ पर भी याद रखिएगा, अरब सागर की तरफ पश्चिमी तट के 3 बंदरगाह, जिसमें जो सबसे ज़्यादा प्रमुख और प्रसिद्ध था वो था भड़ौच। वर्तमान में गुजरात में स्थित है ये भड़ौच क्षेत्र, ये बंदरगाह प्रचलित था। सोपारा महाराष्ट्र बंदरगाह प्रचलित था और कल्याण बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित बंदरगाह थे। सिक्के कौन कौन से थे इनके, इन पर भी ध्यान देंगे। चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित थे जिन्हें कारशापन कहा जाता था। ये चांदी और तांबे के सिक्के थे। सोने के सिक्के, इन्हें सुवर्ण कहा जाता था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या, कि सातवाहन वंश में शीशे के सिक्के चलाए गए सातवाहन वंश में, और इनका 500 ग्रेन का भार होता था। ये शीशे के सिक्के, यदि प्रश्न पूछा गया है कई बार पेपर में कि शीशे के सिक्के किसने चलाए, तो वो था सातवाहन वंश। ये एकमात्र वंश था जिसने शीशे के सिक्के चलाए। और ऐसा कहते हैं कि इनके साम्राज्य काल में चांदी और तांबा, सोना, इन सब की बहुत अधिकता नहीं थी, इसीलिए इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे, जो कि मान्य मुद्रा बताई गई है। हैदराबाद के संग्रहालय में सातवाहनों के लगभग 50,000 सिक्के संग्रहित करके रखे गए हैं। कहाँ? हैदराबाद के संग्रहालय में। यदि कोई गया होगा हैदराबाद तो उसने सालार जंग म्यूजियम देखा होगा, वहाँ इनके सिक्के 50,000 सिक्के सातवाहन वंश के संग्रहित करके रखे गए हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो प्रश्न क्या है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी एक जो मूल प्रति लिखी गई थी, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किस गैस में संरक्षित करके रखा गया है, ये आपके लिए एक प्रश्न है। अगर आपको नहीं पता है, आप सर्च करेंगे तो आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति को किस गैस में संरक्षित करके या संग्रहित करके रखा गया है, और इसका कारण भी आप लिखेंगे यदि आपको पता हो तो, वरना कल मैं इसका उत्तर अपनी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। आगे देखते हैं तो पता चलता है कि अरिकामेडु एक महत्वपूर्ण स्थान था। ये जो अरिकामेडु है ये इनके साम्राज्य क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र था। ये तमिलनाडु में पड़ने वाला एक स्थान था और ये रोमन बस्ती और व्यापारिक केंद्र था। इसकी खुदाई 1945 में हुई थी, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा साहित्य देखते हैं कि क्या इनका साहित्य था, उसकी क्या भाषा रही थी। तो इनके साहित्य की भाषा प्राकृत रही थी। सातवाहन थे तो ब्राह्मण, परंतु ये संस्कृत से ज़्यादा प्राकृत भाषा पर जोर देते थे और इनकी भाषा प्राकृत रही। लिपि ब्राह्मी थी। इनके शासनकाल की 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। एक थी गाथा सप्तशती, जिसको हाल ने लिखा था और इसकी भाषा प्राकृत भाषा थी। ये एक काव्य था। गाथा सप्तशती एक काव्य था। इसमें 700 आर्य छंदों का संग्रह बताया गया है।
700 आर्या छंदों का संग्रह, और जहाँ छंद होते हैं वहाँ काव्य होता है। तो ये एक इनका काव्य था हाल का। इसके अलावा वृहत कथा, ये गुणाढ़ की रचना थी और इसमें भाषा थी पैशाची प्राकृत। पैशाची प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है और गुणाढ़ हाल के ही शासनकाल में उनके साम्राज्य में रहते थे। इसके अलावा कातंत्र एक थी, इसके रचयिता सर्ववर्मन या कहीं पर शर्ववर्मन भी लिखा हुआ है इनका नाम। उन्होंने कातंत्र की रचना की। ये संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ था। अब दोनों बाकी दो पुस्तकें तो प्राकृत भाषा में लिखी गई, पर ये जो कातंत्र थी ये संस्कृत भाषा की पुस्तक थी। और ऐसा कहते हैं कि हाल को संस्कृत नहीं आती थी, तो उन्हें संस्कृत सिखाने के लिए सर्ववर्मन ने इस कातंत्र की रचना की। और एक लेखक ने हाल के संदर्भ में कहा है कि हाल के लिए पाणिनि की अष्टाध्यायी बहुत ही दुष्कर थी। दुष्कर का अर्थात कि उसको जो पाणिनि की अष्टाध्यायी की भाषा थी वो समझ नहीं आती थी, इसीलिए उसे संस्कृत भाषा सिखाने के लिए सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की थी। आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कला और स्थापत्य इनका कैसा था। तो इन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूपों का निर्माण, क्योंकि मैंने बताया ना बौद्ध कला को भी उन्नति का मतलब प्रयास किया गया कि उसकी भी उन्नति हो सके, प्रसार, और चारों तरफ उसका प्रसार किया गया। तो बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया गया। यहाँ नए स्तूपों का निर्माण और उनका जीर्णोद्धार कराया गया। जीर्णोद्धार अर्थात जो पुराने बने हुए थे, जो जर्जर हो चुके थे, उनको फिर से अच्छे से कर एकदम ठीक से बनवाया गया। अगर किसी के चारों तरफ वेष्टनी नहीं बनी हुई थी तो पत्थरों से वेष्टनी बनवाई गई। इस तरीके के निर्माण कार्य किए गए। इसके अलावा कौन कौन से स्तूप बनवाए गए तो वो भी देखते हैं। अमरावती का स्तूप, अमरावती का स्तूप सातवाहन वंश में बनवाया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में ये स्थित था, परंतु वर्तमान में यह अपने मूल स्थान से नष्ट हो गया है। शायद इसे संरक्षण नहीं मिला, उस स्तर पर इसकी देख रेख नहीं हुई, जिसके कारण ये वर्तमान में नष्ट हो गया है। और इसके अवशेष जो हैं वो कलकत्ता, मद्रास और लंदन के संग्रहालयों में सुरक्षित रखे गए हैं। कलकत्ता, मद्रास और लंदन के जो संग्रहालय हैं, जिन्हें हम म्यूजियम बोलते हैं, वहाँ इनको संरक्षित करके रखा गया है। इसकी खोज किसने की थी तो 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी ने इसकी खोज की थी। अमरावती स्तूप की खोज 1797 में कर्नल मैकेंजी ने की थी। इसके अलावा एक और स्तूप मिला जिसे बोलते हैं नागार्जुनीकोंड स्तूप। एक अन्य स्तूप मिला जिसे बोलते हैं नागार्जुनीकोंड स्तूप। ये नागार्जुनी पहाड़ी कृष्णा नदी के तट पर मिला। कहाँ मिला? नागार्जुनी पहाड़ी कृष्णा नदी के तट पर, और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में ही बहती है ना, तो कृष्णा नदी के तट पर यह मिला। सर्वप्रथम खोज इसकी की थी 1926 में लॉन्गहर्स्ट ने। लॉन्गहर्स्ट ने 1926 में इसकी खोज की थी। इसके अलावा इस काल में, सातवाहन काल में, चैत्यगृह और विहार बनवाए गए। विहार जहाँ बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक वो रहते थे वो, और चैत्यगृह बनवाए गए। पर्वतों में गुफा खोदकर बनाए जाते थे ये चैत्यगृह, और खुदाई कार्य को शैलकर्म या शैलकर्म कहा जाता था, और खुदाई करने वाले को शैलवर्धकी शब्द से संबोधित किया जाता था। शैलकर्म और शैलवर्धकी शब्द से संबोधित किया जाता था। इसके अलावा चैत्यगृह जो होते थे इनके 3 अंग होते थे। कौन कौन से अंग थे? मध्यवर्ती कक्ष, मंडप या महामंडप, और इसके साथ साथ स्तंभ। ये इनके चैत्यगृह के 3 अंग बताए गए हैं। बौद्ध धर्म उस समय प्रचलित था, उसका विकास हुआ, प्रसार हुआ, परंतु बौद्ध धर्म की महायान शाखा यहाँ पर प्रचलित थी। महायान शाखा को मानने वाले लोगों का विस्तार सातवाहन वंश के साम्राज्य में हुआ। अब हम देखते हैं कि इनकी स्थिति क्या थी सातवाहन वंश की, उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो ये कुछ भारत का मैप था जिसमें सातवाहन वंश की जो स्थिति है, ये ब्लू लाइन,
यहाँ से लेकर के सातवाहन वंश की स्थिति ये क्षेत्र और यहाँ नीचे ये क्षेत्र महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र इनके साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यहाँ पर नर्मदा नदी है और उज्जैनी भी इन्हीं के क्षेत्र में शामिल है। इसके साथ साथ अमरावती जो कि कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है वो भी। और ये देखिए ये है वो अरिकामेडु या अरिकामेडु जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में है और ये इनके क्षेत्र से बाहर है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र अरिकामेडु ये इनके क्षेत्र से बाहर है। पश्चिम की ओर अरब सागर है और पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है। एक बार जूम में देखिए कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये क्षेत्र था सातवाहन वंश के साम्राज्य का। यहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। पश्चिम में अरब सागर से लेके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए मैप प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैप प्रैक्टिस से आपके आधे सवाल तो वहीं से हल हो जाते हैं। मैप प्रैक्टिस ज़रूर करिए जब भी आपके पास समय हो। खाली समय में आप कुछ नहीं तो मैप लेकर बैठिए। एटलस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ज़रूर लीजिए। एटलस लीजिए और उसमें आप क्षेत्रों को देखिए कौन सा क्षेत्र कहाँ है। भारत का जो मैप है उसको तो आपको रट लेना है कि महत्वपूर्ण शहर कहाँ पर बसे हुए हैं और उनके साथ साथ कौन सा प्रदेश कहाँ पर है। इसके अलावा वर्ल्ड मैप भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रश्न बहुत अच्छे से आप समझ सकेंगे अगर आप वर्ल्ड मैप और जो भारत का मैप है उसको ढंग से देखेंगे। तो ये था सातवाहन वंश जिसे हमने आज समाप्त कर दिया और कोशिश की है कि आपको बेहतर ढंग से सारी चीज़ें एक साथ उपलब्ध कराएं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।